हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैशाली शाह। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। मेरे लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप सबका। जैसा कि आप लोगों ने मेरे बारे में तो जान चुके ही हैं, मेरा नाम है वैशाली शाह। मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ और एडवोकेट भी हूँ। मैंने MBA HR में किया है, साथ ही LLB और इंग्लिश में MA भी किया है। ये मेरा ब्लॉग है amishali@blogspot.com। आप सब मेरे सारे वीडियोस के PDF फाइल को देख सकते हैं इस मेरे ब्लॉग में। अगर आपको मेरे वीडियोस को देखकर कहीं किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न होती है तो आप मेरे इस ब्लॉग में जाके ईज़िली जब भी आपको टाइम मिले आराम से ईज़ी वे में मैंने अपने ब्लॉग में सारे वीडियोस की PDF फाइल को रख दिया है। वहाँ आप जाके आराम से पढ़ सकते हैं मेरे सारे इन्फॉर्मेशंस को। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में EPF और EPS के बारे में जानकारी दी थी, आज मैं आप लोगों को एक पेंशन स्कीम के बारे में बताने वाली हूँ। ये पेंशन स्कीम जिसका नाम है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, ये हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी होता है। तो चलिए, ये NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम, ये है क्या? जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, एक पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जो कि हर कॉरपोरेट सेक्टर में होता है। बट जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेक्टर होता है, वहाँ पर ये नेशनल पेंशन सिस्टम चलता है। मतलब एम्प्लॉय का जो पैसा जमा होता है वो नेशनल पेंशन सिस्टम में के थ्रू ही जमा होता है, ना कि एम्प्लॉय पेंशन सिस्टम के थ्रू, जो कि PF में आता था। वो केवल प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, और नेशनल मतलब कि जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो होता है, जिस पैसा उन लोग का जो जमा होता है वो नेशनल पेंशन सिस्टम में जमा होता है। तो चलिए अब जानते हैं ये NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम है क्या, ये कब लॉन्च हुआ था। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि NPS लॉन्च कब हुआ था। ये NPS जो लॉन्च हुआ था वो 2004 में लॉन्च हुआ था। मतलब कि उस वक्त क्या था कि उस वक्त जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनका जो पेंशन का पैसा जो जमा होता था वो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही ये NPS हुआ करता था। लेकिन जब से पहले ये समझते हैं कि ये NPS है क्या। ये NPS एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। मतलब कि जैसे PF में हम लोग समझे थे कि कुछ पैसा हर महीना जमा करते जाते हैं और 60 साल के बाद हम लोग को एक पेंशन मिलता है हर महीना जो जमा करते हैं। यहाँ कंपनी भी जमा करती है थोड़ा पैसा, और एम्प्लॉय अपना भी पैसा जमा करता है, और 60 ईयर्स के बाद एक रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन का मंथली बेसिस पे उनको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह का ये भी है, ये भी एक कंट्रीब्यूशन स्कीम है। मतलब एम्प्लॉय को क्या करना होता है, हर महीना कुछ पैसा जमा करना होता है, और जब उनका रिटायरमेंट होता है तो उनको हर महीना पेंशन के तौर पर एक सर्टेन अमाउंट मिलते रहता है। ये सोशल सिक्योरिटी पोस्ट रिटायरमेंट के लिए बनाई गई है। मतलब कि लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी जीवन के एक अच्छे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो जितना कमाए उतना में, अगर मान लीजिए वो लोग 60 साल तक नहीं बचा के रखे तो उसके बाद की ज़िंदगी तो उनकी ख़राब हो जाएगी। इसी वजह से एक सोशल इनकम सिक्योरिटी पोस्ट रिटायरमेंट के लिए ये NPS को बनाया गया। ये पहले तो 2009 के पहले केवल NPS जो था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही लॉन्च हुआ था। लेकिन 2009 में जब NPS को PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत लाया गया, तब से सरकार ने इसमें एक वाइटल चेंज किया। मतलब अब 2009 के बाद वॉलेंट्री बेसिस पे नॉर्मल इंडिविजुअल आदमी भी NPS में अपना पैसा जमा कर सकता है, और इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। इसमें गवर्नमेंट भी चाहे तो पैसा जमा कर सकती है, ना चाहे तो ना जमा कर सकती है। मतलब एम्प्लॉयर भी चाहे तो जमा कर सकता है, ना चाहे तो नहीं जमा कर सकता है। मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि PF की तरह की मतलब 12% एम्प्लॉयर को भी देना होगा, 12% एम्प्लॉय को भी देना होगा, ऐसा बाउंडेशन नहीं है। इसमें कोई इंटरप्रेन्योर है, कोई इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन है, वो चाहे तो अपने 60 ईयर्स एज तक पैसा जमा कर सकता है हर महीने, और आफ्टर 60 ईयर्स वो इस NPS के तहत पेंशन का लाभ भी उठा सकता है। तो क्या बात ये है कि 2009 के पहले ये केवल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब जो एम्प्लॉय जिस इंडिविजुअल का गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लग गया, केवल वही उन लोगों के लिए ही ये एनपीएस था। लेकिन अब वॉलेंट्री बेसिस पर ये हर एक किसी के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। एनपीएस के लिए जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो 500 रुपीज़ है। इसका मिनिमम ट्रांजैक्शन एक बार में कम से कम 500 रुपये का करना ही होगा। प्लस साल में एक बार आपको एक कंट्रीब्यूशन मेंटेन करना होगा जो 500 कम से कम 500 का होना चाहिए। मान लीजिए आप 2 साल तक एनपीएस में कोई पैसा जमा नहीं करते हैं, तो उस केस में आपका जो एनपीएस अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, मतलब कि आप डॉर्मेट हो जाएगा। और डॉर्मेट अकाउंट अगर आप जो 2 साल में पैसा जमा नहीं किए हैं और एक ही बार में आप 1000 जमा कर देते हैं, तो वो डॉर्मेट अकाउंट भी रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मतलब इसमें आपको ज़्यादा परेशानी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। अब चलिए इसमें देखते हैं एनपीएस में और क्या है। ये देखिए पीओपी, इस जिसका फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस। मतलब एनपीएस आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप चाहें तो आप अपना पैसा किसे मेंटेन करने के लिए देना चाहते हैं, ये आप खुद से चुन सकते हैं, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस। इसके अंदर कुछ प्राइवेट बैंक्स आते हैं, कुछ पीएसयू बैंक्स आते हैं, जो कुछ पोस्ट ऑफिस आते हैं, और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं। हम लोग नेक्स्ट ये भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फंड मैनेजर है जो आपके फ़ंड को मैनेज करेंगे। इसका भी एनपीएस क्या करती है, एम्प्लॉय को ही दे देती है, मतलब जो पैसा जमा करता है उनको ही ये सुविधा देती है कि वो अपना फंड मैनेजर खुद से चुने। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स नहीं होता है। मतलब जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पीएफ का, और पीएफ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स रहता है, मतलब वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन चूँकि एनपीएस का जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में भी लगता है। मतलब कि स्टॉक, अब आप लोग तो जानते हैं स्टॉक मार्केट का में हमेशा अप एंड डाउन्स चलते रहता है, उसका कभी भी कोई रेट फिक्स नहीं रहता, हमेशा वेरी करता है। इसीलिए एनपीएस का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरिएबल होता है, माने हमेशा चेंज होते रहता है। लास्ट 2 साल में सबसे कमाल की बात यह है, लास्ट 2 साल में इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8 to 10% तक गया है, जबकि पीएफ का हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट हम लोग 8.50 तक ही देखे हैं, जो कि अभी भी चल रहा है। मतलब एनपीएस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% तक भी गया है। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब एनपीएस में पैसा लगाना सच में अच्छा ही है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए एक एम्प्लॉय को 2009 के बाद सभी इंडियन सिटीजन एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं रह गया कि केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए या कोई सर्टेन लोग ही होना चाहिए, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रह गया 2009 के बाद। अगर आपकी एज 18 से 60 साल के बीच है तो आप रेसिडेंट इंडियन हो, एनआरआई हो, या फिर एम्प्लॉयर ग्रुप कॉरपोरेट हो हैं, तो आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ किसी भी तरह की आपको कोई असुविधा नहीं होगी। एक इंडिविजुअल केवल एक ही अकाउंट नंबर जिसे कहते हैं प्राण, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, इट्स नॉट प्राण, इट्स प्राण, यस, वो मिलता है। ये ईपीएफ के अकाउंट नंबर यूएन के तरह ही होता है। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और जैसा कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, आप ऑनलाइन इसे आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें 60 साल की एज तक ये इसका जो पैसा है 60 साल में मैच्योर होता है, और 60 साल में मैच्योर होता है। एक इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल है वो अगर चाहे तो 70 साल तक भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 60 साल तक मैच्योर होता है तो आप 60 साल तक ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप 70 साल तक भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस 60 साल के बाद आप कंट्रीब्यूशन रोक कर आप 10 साल बाद 70 साल से पेंशन स्कीम उठाना चाहते हैं तो वो भी इसमें पॉसिबल है। मतलब इसमें आपकी मर्ज़ी के अनुसार ही आपका अकाउंट आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें इसका अकाउंट ओपनिंग कराने के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार तो आजकल सब जगह बहुत ज़रूरी हो गया है, और एक एज प्रूफ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे करके आप आराम से एनपीएस का अकाउंट ओपन करा
साथ ही अगर किसी पर्सन के पास ऑलरेडी कोई पेंशन स्कीम मौजूद है, तब भी वो चाहे तो एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ ये एनपीएस का जो रिकॉर्ड रखती है वो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी रखती है, जिसे कहते हैं सीआरए। यही सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स रखती है, एम्प्लॉय की हर ज़रूरतें, क्या ज़रूरत है, कि किस तरह का वो फंड मैनेजर चाह रहे हैं, कैसा, वो सारा चीज़ मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। इन सारी चीज़ की सारे चीज़ का जो रिकॉर्ड रखती है वो सीआरए, जिसे कहते हैं सेंट्रल रिकॉर्ड एजेंसी, वही रखती है। तो अब चलिए देखते हैं ये एनपीएस कितने तरह के होते हैं, माने इसके अकाउंट कितने तरह के होते हैं। एनपीएस दो तरह के अकाउंट को मेंटेन करता है, जिसे में एक आता है टायर 1 और एक आता है टायर 2। टायर 1 क्या है? टायर 1 जो होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 100% कंपलसरी होता है। जो लोग 2004 या उसके बाद ज्वाइन किए हैं उनका कंट्रीब्यूशन एमपीएस में ही होगा। ये नॉन विड्रॉल अकाउंट है, मतलब आप इससे पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आप इसमें से 60 साल की एज के बाद एग्ज़िट भी ले सकते हैं। इसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन 6000 का करना ही होगा। अगर आप पेड नहीं करते हैं इसमें पैसा, तो आपको कम से कम 100 रुपये का पेनल्टी लगेगा ही। इसमें गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर होती है वो चाहे तो 10% एम्प्लॉय का बेसिक प्लस डीए जमा कर सकती है एम्प्लॉय के खाते में। और ये जो होगा ये टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा, मतलब इसमें टैक्स आपका नहीं लगेगा, ये टैक्स फ्री रहेगा ये टैक्स। नेक्स्ट देखते हैं टायर 2। इस टायर 2 अकाउंट के लिए सबसे पहले एक अकाउंट टायर 1 का ओपन करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना टायर 1 के अकाउंट के टायर 2 अकाउंट ओपन नहीं होगा। इसमें डिपॉजिट करने का कोई लिमिटेशन नहीं रहता है, मतलब आप जितना चाहे उतना डिपॉजिट कर सकते हैं, जितना मन चाहे उतना विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता है। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा, मतलब जो टर्म प्लान होता है, ये टर्म प्लान का नाम तो आप लोग ने सुना होगा, कि आपको हर महीने जो पैसा देते हैं उस टर्म प्लान में, तो उन सब का आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। बट जैसे ही वो वहाँ से आपको जो पैसा स्टार्ट होगा आना, तो उसमें आपको कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह टायर 2 में भी आपको कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें कम से कम कंट्रीब्यूशन जो होता है 2000 का आपको देना ही होगा। अगर आप 2000 का कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं तो आपको 100 रुपये का पेनल्टी भरना होगा। इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो टायर 1 अकाउंट में ही होता है। टायर 2 अकाउंट एम्प्लॉय अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं, या जितना मन उनको डिपॉजिट करना है वो डिपॉजिट कर सकते हैं, जितना मन करे उनको विड्रॉ करना है वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। उसमें कोई किसी भी तरह का बाउंडेशन या लिमिटेशन नहीं होती है। अब इसका चलिए समझते हैं टैक्स बेनिफिट। मतलब एनपीएस अकाउंट में एम्प्लॉय को या एम्प्लॉयर को टैक्स में कहाँ बेनिफिशियल मिलेगा, मतलब उनको टैक्स में कहाँ फ़ायदा मिलेगा, कितना अमाउंट तक फ़ायदा मिलेगा, इन सब बातों को समझते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय या जो सेल्फ एम्प्लॉयड अपना एनपीएस अकाउंट डिपॉजिट करता है, उसमें उनको टैक्स में कहाँ बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में समझते हैं। एम्प्लॉय को या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को 1.5 लाख तक 1.5 लाख तक डिपॉजिट करने में उनको टैक्स में छूट मिलेगा, जो कि इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत आता है। उसके अलावा 50,000 का जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट वो करेंगे, उसमें भी अंडर सेक्शन 80CCD 1B के अंतर्गत उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सैलरी में एज ए परक्यूसाइट्स ऐड होता है, इसके लिए भी उनको अंडर सेक्शन 80CCD 2 में डिडक्शन ले सकते हैं अगर वो चाहें तो। पर ये अप टू 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए ही होना चाहिए। मतलब एम्प्लॉयर, कहने का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर उनका जो उनकी सैलरी का बेसिक और डीए का जो 10% एनपीएस में जमा कर रहे हैं, उस पर भी वो परक्विजिट्स ले सकते हैं अगर एम्प्लॉय चाहे तो। इसमें भी उनको बेनिफिट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80CCD 2 के तहत।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई एम्प्लॉयर एनपीएस में एम्प्लॉय के साइड से पैसा जमा करता है तो एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा है, क्यों वो एनपीएस में जमा करेगा किसी एम्प्लॉय मतलब क्यों एम्प्लॉय का बेसिक प्लस डीए का कुछ परसेंट जमा करेगा उसके एम्प्लॉय की सैलरी में, उसमें इसको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये चीज़ समझते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अंडर सेक्शन 36(1)(4) के तहत अगर कोई एम्प्लॉयर मतलब वो अगर शो करता है अपने बिजनेस एक्सपेंसेस में कि वो एनपीएस में अपने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो उसमें उसको टैक्स वो उसमें से डिडक्शन भी ले सकता है, मतलब उसमें उसको बिजनेस एक्सपेंसेस में टैक्स का डिडक्शन भी वो ले सकता है। इसका ये फ़ायदा है। और सबसे बड़ी फ़ायदे की बात ये है कि जो एम्प्लॉयर होगा वो अब अपना सोशल क्रेडिबिलिटी को भी इंक्रीज़ करेगा, मतलब वो ये दिखाएगा कि वो अपने एम्प्लॉय के लिए कितना वफ़ादार होता है, कितना ईमानदार है, मतलब वो अपने एम्प्लॉय के हर मुसीबत में उसका साथ देने के लिए तैयार रहेगा। ये अगर वो एनपीएस में एम्प्लॉय का बेसिक प्लस डीए का कुछ परसेंट डिपॉजिट कर रहा है तो। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ कंट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, मतलब सबसे पहली बात तो ये हम लोग समझ लेते हैं एम्प्लॉयर जो है वो चाहे तो पैसा दे सकता है, ना चाहे तो नहीं दे सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहता है पीएफ की तरह कि उनको देना ही होगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बता ही दिया है। और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई परसेंटेज फिक्स भी नहीं रहता। नेक्स्ट चलिए देखते हैं इस एनपीएस में और क्या क्या है। प्री मैच्योर विड्रॉ, जैसा कि नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है मैच्योरिटी के पहले अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन अपना एनपीएस का विड्रॉ करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, वो कैसे कर सकता है। इसके लिए कम से कम एम्प्लॉय को 3 साल की रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी, मतलब 3 साल तक उसे कंटिन्यूअस पैसा जमा करना होगा। उसके बाद ही अपनी कंट्रीब्यूशन का केवल और केवल 25% ही वो विड्रॉ कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये प्री मैच्योर विड्रॉ जो होगा वो 5 साल की गैप में एक बार कर सकता है, और पूरी लाइफ टाइम में वो ओनली केवल और केवल 3 बार ही कर सकता है। और उसके लिए भी उसे एक वैलिड रीज़न दिखाना होगा, जैसे कि सीरियस इलनेस, चिल्ड्रन एजुकेशन, वेडिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बाइंग हाउस, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ और या फैमिली की किसी की स्किल डेवलपमेंट, किसी तरह का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब एक वैलिड रीज़न दिखाने पर ही उसे प्री मैच्योर विड्रॉल मिलेगा। और वो भी हर 5 साल में एक बार 25% का ही विड्रॉल मिलेगा, और वंस इन मतलब लाइफ में केवल 3 बार ही वो प्री मैच्योर विड्रॉ करवा सकता है। अब ये तो हम लोगों ने देखा प्री मैच्योर विड्रॉल। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्री मैच्योर एग्जिट क्या है। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय 60 साल के पहले ही रिटायरमेंट लेना चाहता है, जिसे हम लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट कहते हैं, मतलब 60 साल होने के पहले ही वो मैच्योर कराना चाहता है अपना एनपीएस का अकाउंट को, तो उस केस में उसे कम से कम 10 साल का पैसा जो है उसे जमा करना होगा, मतलब कि उसमें अब 10 साल का इन्वेस्टमेंट, कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट एनपीएस में करना होगा, तभी वो प्री मैच्योर एग्जिट के लिए एलिजिबल होगा। और उस पर भी उसे केवल 20% ही विड्रॉल मिलेगा, बाकी का जो 80% रहेगा उसका उसे एन्युइटी परचेज करना पड़ेगा, और उस एन्युइटी के थ्रू ही उसे हर महीने कुछ पेंशन स्कीम आना स्टार्ट होंगे। कहने का मतलब है कि जो वो प्री मैच्योर एग्जिट करेगा तो उसमें उसे तुरंत जो पैसा मिलेगा वो केवल 20% ही पैसा मिलेगा, बाकी का 80% का पैसा उसके लिए लेने के लिए उसे कम से कम क्या करना होगा, एक एन्युइटी परचेज करना होगा, और वो एन्युइटी उसे पेंशन हर महीने का पेंशन उसे प्रोवाइड करेगी। ये उस केस में होगा अगर एनपीएस का जो अमाउंट होगा वो 1 लाख
या उससे कम होगा तब, 1 लाख या उससे ज़्यादा होगा तब, सॉरी, अगर किसी का एनपीएस का अकाउंट प्री मैच्योर एग्जिट के टाइम 1 लाख या उससे कम होता है, तो उस समय उसे 100% विड्रॉ करने के का पूरा उसके पास पूरा उसके पास पूरा पावर रहता है। कहने का मतलब है ये है कि प्री मैच्योर एग्जिट के टाइम अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट के एनपीएस अकाउंट में 1 लाख या उससे कम टोटल पैसा रहता है, तो वो अपना 100% विड्रॉल आराम से ले सकता है। अब अब ये देखते हैं कि फंड मैनेजमेंट, मतलब पीएफआरडीए, मतलब एनपीएस अथॉरिटी ने एम्प्लॉय को या फिर जो लोग इसमें पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनको ये आज़ादी दी है कि वो अपना पैसा को किस बैंक में या किसके थ्रू मैनेज करवाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 7 फंड मैनेजर रखे हैं। पहला एचडीएफसी पेंशन फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल पेंशन फंड, कोटक पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड, रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन। ये 7 फंड मैनेजर, आप एम्प्लॉय चाहे तो किसी भी फंड मैनेजर को के थ्रू वो चाहे तो अपना फंड मैनेज करवा सकता है। इवन वो ये भी चाहे तो अगर टायर 1 में किसी एक फंड मैनेजर को ले सकता है, अगर वो टायर 2 में किसी फिर से चेंज करना चाहता है अपना फंड मैनेजर, तो वो भी कर सकता है। या फिर टायर 1 में ही सर्टेन टाइम के बाद वो अपना फंड मैनेजर चेंज करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। उसकी भी आज़ादी उसे पूरी रहती है, वो अपना फंड मैनेजर। अब चलिए ये देखते हैं, समझते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट का पैसा होता है वो मतलब कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होता है, मतलब पैसा जो इन्वेस्ट होता है एनपीएस का, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होता है। तो इसके लिए इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक लो रिस्क, एक मॉडरेट रिस्क, एक हाई रिस्क, एक वेरी हाई रिस्क। लो रिस्क जिसे जी क्लास कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, मतलब अगर पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लग रहा है तो वो लो रिस्क में आता है। मॉडरेट रिस्क जिसे सी क्लास कहते हैं, जैसे कॉरपोरेट बॉन्ड्स, मतलब अगर पैसा कॉरपोरेट बॉन्ड्स में लग रहा है तो वो मॉडरेट रिस्क में आएगा। अगर इक्विटी बॉन्ड्स में लग रहा है, जैसे हाई रिस्क, ई क्लास जिसे कहते हैं, तो वो हाई रिस्क के तहत आएगा। और वेरी हाई रिस्क जिसमें टोटल पैसा का केवल अप टू 5% ही इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिसे ए क्लास कहते हैं, जो कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि आरईआईटीज़, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एट्सेट्रा। ये सारे जो होते हैं वेरी हाई रिस्क के तहत आते हैं। मतलब इसमें टोटल पैसा का 100% का केवल 5% ही इन्वेस्ट किया जाता है। अब आप लोग के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये हाई रिस्क, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, वेरी हाई रिस्क, ये करता कौन है। तो इसे चलिए समझते हैं। एसेट्स एलोकेशन, इसे कहते हैं एसेट्स एलोकेशन। एज एन एनपीएस इन्वेस्टर आप खुद भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका एनपीएस का कितना % इक्विटी में जाएगा, कितना % गवर्नमेंट बॉन्ड में जाएगा, कितना % कॉरपोरेट बॉन्ड में जाएगा। ये सारे चीज़ भी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे मैं ये सब कौन झमेला लेता है, ये सब मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, तो इस केस में इसमें एक और ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑटो चॉइस, जिसमें आपको वो कहते हैं ना, ब्रेड में बटर लगा के कितना बटर लगना है ये केवल आपको डिसाइड करना है। ब्रेड में बटर लगा के आपके सामने खुद आ जाएगा। बटर में चीनी चाहिए तो वो अलग से मिलेगा। तो ये सारी फैसिलिटी भी दी गई है। इसीलिए ये एसेट्स एलोकेशन को 2 भागों में बांटा गया है, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। चलिए अब देखते हैं ये एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस है क्या। एक्टिव चॉइस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एम्प्लॉय को या इंडिविजुअल को ये चॉइस रहेगा कि वो खुद से मतलब अपना परसेंटेज चूज़ कर सकते हैं। मतलब एक्टिव चॉइस में फ्रीडम तो है परसेंटेज डिसाइड करने का, बट कुछ लिमिटेशन भी रहता है कि आप अप टू 50 ईयर्स ऑफ एज तक ही इक्विटी में पैसा लगा सकते हैं। और ये इक्विटी में पैसा जो लगाएंगे वो 50% माने अपना पूरा फंड का 50% फंड ही एलोकेट कर सकते हैं। और 50 साल के बाद हर साल इक्विटी एलोकेशन जो होगा 2.5% गिरने लगेगा। और
और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एज के बढ़ने के साथ साथ आप में रिस्क लेने की क्षमता भी घटती जाती है, और बाकी जो परसेंट सेट करेंगे आप उसे साल में 2 बार आप चेंज भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टिव चॉइस में आपके पास चॉइस तो पूरा रहेगा कि आप कहाँ पैसा लगाना चाहते हो, किस में नहीं लगाना चाहते हो, मतलब इस तरह का पूरा चॉइस रहेगा, लेकिन साथ में कुछ बाउंडेशन भी रहेगा। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रेड बटर का एग्जांपल दिया था, मतलब किसी में बटर बहुत ज़्यादा लग के आएगा बटर ब्रेड में, किसी में बटर के साथ चीन शुगर भी दिया जाएगा। तो उसी तरह का मतलब ऑटो चॉइस में को भी 3 तरह की सेटिंग्स में बांटा गया है, मतलब कि 3 तरह के रिस्क में ऑटो चॉइस को बांटा गया है। पहला है एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, जो हाई रिस्क टेकर्स के लिए है, जो लोग बहुत हाई रिस्क लेने के लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड है, उनके लिए एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड होता है। दूसरा अब चलिए देखते हैं एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, जो कि हाई रिस्क टेकर्स वालों के लिए होता है। यहाँ भी लेकिन एक कंडीशंस होता है जो कि आप मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन 75% तक ही कर सकते हैं, और ये 75% का एलोकेशन आप 35 ईयर्स तक ही कर सकते हैं। उसके बाद हर साल आपका इक्विटी एलोकेशन 4% से गिरने लगेगा, और जब आप 55 ईयर्स के हो जाओगे तो ये केवल 15% ही बचेगा। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड, जो कि मॉडरेट रिस्क टेकर्स के लिए होता है, जो कि ना ज़्यादा हाई रिस्क ले सकते हैं ना ज़्यादा लो रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए ये लाइफ साइकिल फंड होता है। यहाँ पर आप इक्विटी एलोकेशन 50% से अधिक नहीं कर पाएंगे, वो भी 35 साल तक। उसके बाद ये हर साल 2% से गिरने लगेगा, और 55 साल की एज में ये केवल 10% ही बचेगा, ये एलोकेशन बचेगा, 10% एलोकेशन ही फाइनली ये बचेगा। तीसरा जो है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड, जो कि ये उनके लिए होता है जो कि एकदम रिस्क ही लेना नहीं चाहते, कि वो चाहते हैं अरे नॉर्मल जियो और जीने दो, मतलब ना ज़्यादा मुझे हाई रिस्क लेना है ना ही ज़्यादा मुझे कुछ प्रॉफिट लेना है, उतना ये लोग लो रिस्क पे ही खुश रहते हैं। यहाँ पर 35 ईयर्स तक केवल 25% तक ही इक्विटी एलोकेशन मेंटेन करने का ऑप्शन रहता है। उसके बाद हर साल 1% ये गिरने लगेगा, और 55 साल की एज में ये केवल 5% ही एलोकेशन बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एनपीएस में जो एम्प्लॉय या जो इंडिविजुअल पर्सन इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास पूरी आज़ादी रहती है कि वो अपना पैसा किस फंड मैनेजर के थ्रू मैनेज करवाना चाहते हैं, और अपना पैसा कहाँ कहाँ लगवाना चाहते हैं, कितना % किस बॉन्ड में लगवाना चाहते हैं, हाई रिस्क में जाना चाहते हैं या लो रिस्क में जाना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों की फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल होती है। अब चलिए देखते हैं कि ये जो एनपीएस का विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, मतलब एग्ज़िट कैसे ले सकते हैं। इस एग्ज़िट को लेने के लिए कम से कम 60 साल की एज होनी चाहिए। 60 साल की एज में ही एग्ज़िट लिया जा सकता है। इसमें आपको 60% पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब कि 60 साल की एज में जब आप एग्ज़िट लोगे तो उस वक्त भी आप केवल 60% पैसा ही विड्रॉल कर सकते हैं, जिसमें 20% जो पैसा होगा वो आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा, मतलब उसमें टैक्स आपका लगेगा, पर वो टैक्स भी आपका एग्जेम्प्टेड हो सकता है अगर आप उस 20% पैसा का एन्युइटी खरीद लेते हैं, एन्युइटी परचेज़ कर लेते हैं, तो वो जो 20% जिसमें टैक्स आपका लग रहा था वो भी आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका पूरा पैसा जो होता है वो 2 लाख या 2 लाख से कम होता है तो आप 100% पैसा निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको एन्युइटी ख़रीदने का कोई टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ आप जब तक एन्युइटी नहीं खरीदेंगे तब तक आप को मतलब टैक्स पे करना होगा या फिर पैसा नहीं निकाल पाएंगे, इस तरह का कोई दिक्कत नहीं रहेगा अगर आपका जो टोटल अमाउंट है वो 2 लाख या 2 लाख से कम होता है। और
साथ ही ये 60 साल की एज के बाद ये पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो 70 साल में भी ये विड्रॉल कर सकते हैं। और उस समय तक आप चाहे तो अकाउंट कंटिन्यू भी रख सकते हैं या डिफर्ड भी कर सकते हैं। अब ये कंटिन्यू और डिफर्ड क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि 70 साल तक कंटिन्यू रखना, मतलब कि 70 साल तक भी आप जो पैसा मंथली पेमेंट कर रहे थे वो कंटिन्यू आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं, और 70 साल के बाद आप पेंशन का पैसा उठा लेना चाह रहे हैं मंथली बेसिस पे जैसे मिलेगा। और इन डिफर्ड मतलब होता है कि आप 60 साल तक पैसा जमा किए हैं, लेकिन आप अभी मैच्योर नहीं करवाना चाहते अपना पैसा को। आप 10 साल के बाद 70 साल में अपना पैसा मैच्योर करवाना चाहते हैं, लेकिन आप पैसा कंटिन्यू भी नहीं देना चाहते। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब कि आप 70 साल के बाद आप अपना पेंशन का पैसा उठाना, ये भी पॉसिबल है इस एनपीएस अकाउंट में। अब आप लोग के दिमाग में ये भी सवाल आया होगा कि 60 साल के बाद हम लोग जब 60% का ही पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, तो जो नेक्स्ट 40% है वो क्या, उसका क्या होगा। तो अगर आप 60% पैसा विड्रॉल करते हैं तो बचा हुआ 40% का आपको कंपलसरी एन्युइटी खरीदना पड़ेगा किसी भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर से, जो हर मंथ आपको उन पैसों का मंथली पेंशन देगा। और वो जो 60% विड्रॉल है, आप उसे 10 इंस्टॉलमेंट में अप टू 70 ईयर्स तक लेना चाहते हैं, वो भी मिल सकती है। अगर कोई इंसान ऐसे ही एनपीएस खुलवा लिया बट पैसा जमा ज़्यादा नहीं करवा पा रहा है, तो अगर 2 लाख से कम पैसे होते हैं तो एनपीएस अकाउंट में, तो वो 100% विड्रॉल भी कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप इजीली एनपीएस में अपने मन मुताबिक आप पैसा जमा कर सकते हैं, और जहाँ मन चाहे वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जैसे मन चाहे उसे विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी पेंशन स्कीम है। आशा करती हूँ कि ये जो हमारा नेशनल पेंशन स्कीम जो मैंने आज पढ़ाया है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का क्वेरीज़ है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। मुझे आप लोगों के सवाल के उत्तर देने में बहुत ही खुशी मिलेगी। अब तक हम मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके पास आऊँगी। थैंक यू, बाय।